हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैक्ट्री। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं आगे। प्रीवियस मैंने आपने 5 वीडियोस मैंने बताई, जिसके अंदर जो मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है चैनल की, उसके ऊपर वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल हैं। 5 वीडियोस के अंदर अपने बात करिए नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट के अंदर एलिमिनेशन, और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक चल रहा है कोलोस्टोमी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर फ्री नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग वहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 5 वीडियोस, और आने वाली जितनी भी फ्री नर्सिंग ऑफिसर जो अपनी सीरीज चल रही है उसके अंदर जितनी भी वीडियोस आने वाली वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी आप चैनल के अंदर जो वीडियोस का सेक्शन है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अवेलेबल वहाँ पे भी है। जो भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, अभी जाके वीडियो पोस्ट करके आप चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब करें। तो आप देखते हैं नेक्स्ट आगे की जो वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। कोलोस्टोमी इरिगेशन जो आपका आज का टॉपिक है, कोलोस्टोमी इरिगेशन। जब भी आप इरिगेशन वर्ड को देखते हैं तो उसे समझना है, इरिगेशन का मतलब होता है चीजें खाली करना। तो कोलोस्टोमी इरिगेशन मतलब कोलोस्टोमी को अपन खाली करेंगे या फ्लश करेंगे। तो दैट इज योर वर्ड मीनिंग क्या आएगी कोलोस्टोमी इरिगेशन की, कि फ्लशिंग क्या करें अपन कोलोस्टोमी को। ये आपको पता हो गया कोलोस्टोमी इरिगेशन। देखते हैं कि इसके पर्पजेस क्या हैं, क्यों अपन कर रहे हैं। तो पर्पज क्या है इसका, बाउल को क्लीन करना और प्रिवेंट करना मॉइस्चर और ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखते हैं पर्पज क्या है इसके। मैं बात करूं क्यों करना है आपने कोलोस्टोम इरिगेशन की, जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तो कोलोस्टोम इरिगेशन करने का पर्पज क्या है, बाउल को क्लीन करना है और प्रिवेंट करना है मॉइस्चर और ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या क्या कर रहे हैं अपन, बाउल क्लीन करने के लिए और मॉइस्चर्स मॉइस्चर्स कम करना है और ग्रोथ भी कम करनी है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपने क्या कर रहे हैं कोलोस्टोम इरिगेशन के अंदर क्या करें, उसका पर्पस क्या है, आपने पूरी वीडियो देखना। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर एग्जाम्स के अंदर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बाउल्स को क्लीनिंग करने के लिए, बाउल को क्लीन करना है और मॉइस्चर एंड ग्रोथ को कम करना है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ये आपका क्या है पर्पस है कोलोस्टोम इरिगेशन का। इरिगेशन वर्ड सुनते ही हमेशा आना चाहिए, किसी भी चीज का इरिगेशन, चाहे ब्लडर का हो किसी का भी हो, क्लीनिंग करना है आपने। क्लीन का क्या पर्पज है कि बाउल क्लीन किया आपने, मॉइस्चर कम करना है वहां से उस जगह से, ग्रोथ को, क्योंकि एक मीडिया नहीं देना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ का जो मीडिया है उसी को हटाना है। दैट इज योर पर्पज फॉर द कोलोस्टोम इरिगेशन। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन क्या यूज करते हैं अपन, प्लेन वाटर यूज करते हैं, नॉर्मल वाटर यूज करते हैं। अगर मैं पूछूं कि सॉल्यूशंस क्या यूज करने वाला हूं मैं, सॉल्यूशंस की बात करूं कि बाउल कोलोस्टोम इरिगेशन के अंदर सॉल्यूशन क्या यूज करने वाला हूं। आजकल जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं वो जो बेसिकली जो पढ़ा हुआ है नोट्सों के अंदर वो नहीं आ रहे, बेसिक छोटी छोटी चीजों को पकड़ रहे हैं आजकल। तो आपने ये इंपॉर्टेंट है, इसी पे जितनी भी मेरी सीरीज है उसी की इंपॉर्टेंट है। सबको पता है नोट्स चीजें आपको सबको पता है, पर क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर क्या आजकल पूछ रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको सॉल्यूशंस का आपको पता है कि सॉल्यूशन क्या यूज करना है, क्लीन वाटर यूज करना है। दूसरा नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। तो हमेशा कोलोस्टोमी जब इरिगेशन किया हो तो क्लीन वाटर से आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी। एग्जाम से पूछता है नॉर्मल वाटर दे देगा, क्लीन वाटर दे देगा, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होगी, क्लीन वाटर में यूज करने वाला हूँ कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए। ये आपका हो गया सॉल्यूशंस, कौन सा चाहिए, सॉल्यूशन कौन सा यूज करना है आपने। अमाउंट की बात करें कि कौन सा अमाउंट में यूज करना है, कितना अमाउंट में यूज करने वाला हूँ, अमाउंट पूछ सकता है। ये काफी एग्जाम्स के अंदर आता है, काफी नर्सिंग से आजकल एग्जाम्स में पूछा जाता है कोलोस्टोम इरिगेशन का अमाउंट। सबको पता होता है कोलोस्टोम इरिगेशन दैट इज योर बेसिक थिंग, पर अमाउंट कितना यूज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं अमाउंट कितना यूज करवा रहा हूँ कोलोस्टोम इरिगेशन में, 500 ml से 1000 ml, 500 ml से 1000 ml। एक और चीज मैं बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको किसी चीज का अमाउंट नहीं आ रहा, अगर नर्सिंग फाउंडेशन में किसी चीज का अमाउंट नहीं पता, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ जो अमाउंट होते हैं वो 1000 ml के अराउंड ही होते हैं। नहीं अगर आप करा तो 1000 ml के अराउंड चीजें लगा लो। तो अमाउंट कोलोस्टोम इरिगेशन का अमाउंट भी क्या है, 500 ml से 1000 ml। तो ये आपका अमाउंट हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि कोलोस्टोम इरिगेशन जो है उसका आईवी स्टैंड जो होता है या बैग होता है, उसका आईवी फ्लूइड जो होता है, आईवी स्टैंड, उसकी हाइट क्या होती है। तो आईवी स्टैंड की जो हाइट रहने वाली है, आईवी स्टैंड जहां से आप इरिगेशन सॉल्यूशन डालने वाला है उस आईवी जो स्टैंड है उसकी पूछ रहा है कि किस हाइट पर होने वाला है। तो उसकी हाइट होने वाली है 12 इंच। तो आपको पता होना चाहिए उसके आईवी स्टैंड की हाइट क्या होने वाली है, 12 इंचेस हाइट होने वाली है। जिस आईवी बैग से आपका सॉल्यूशन आने वाला इरिगेशन सॉल्यूशन, उसकी खुद के आईवी स्टैंड की साइड हाइट क्या होने वाली है, 12 इंचेस होने वाली है।
अब पूछे कि कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन सॉल्यूशन जो होता है प्लेन वाटर का वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे होना चाहिए। पूछ ले, आपको पता है सॉल्यूशन, आपको पता लग गया कौन सा होने वाला है, पर इसका टेम्परेचर क्या रहने वाला है। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो उस टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होने वाला है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर। टेम्परेचर कुछ सॉल्यूशंस का काफी एग्जाम्स के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो देखने जाना है, पूरा वीडियो देखने आपने, बीच में नहीं जाना। तो उसका सॉल्यूशन का जो है टेम्परेचर क्या होने वाला है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होने वाला है। टेम्परेचर का जो सॉल्यूशन होने वाला है वो कितना होने वाला है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। सॉल्यूशन की बात कर लिया। कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन शुड बी डन आफ्टर हीलिंग ऑफ द स्टोमा। तब अब पूछे कि कब करना है मेरे को इरिगेशन, कब कोलेस्ट्रॉल में आपने पूरा प्रोसीजर कर लिया, अब इरिगेशन में कब करूँ, साफ सफाई कब शुरू करूँ। तो साफ सफाई कब करोगे, जब स्टोमा क्या हील हो चुका है, क्योंकि साफ सफाई अब करोगे तो स्टोमा जब हील नहीं हुआ तो वो रप्चर के चांसेस होंगे, वहां पे इरोज हो जाएगा वहां पे। तो पहले उसको हील होने दो। आपने हील होने दिया, अनुमानित कितना लगाते हैं अपन चीजें हील होने में, कितना लगाते हैं, 3 to 7 डेज लगाते हैं। तो आपने कब ध्यान रखना है, इरिगेशन कब करूंगा मैं, इरिगेशन का जब टाइम पूछे तो टाइम कब करना है आपने, आफ्टर 7 डेज ऑफ स्टोमा हील। आफ्टर 7 डेज, 7 डेज जब स्टोमा आपका हील हो जाए कंप्लीटली, आफ्टर 7 डेज। और जब क्लाइंट होता है सिट प्रॉपर कर सके, बैठ पाए, अगर एबल टू सिट, क्या हो क्लाइंट, इरिगेशन के लिए आपने सिटिंग पोजीशन में करोगे तो इसलिए अपराइट पोजीशन देनी है। तो वहां पे अगर क्लाइंट जो है सिट कर पाए तब आपने क्या करना है, उसको इरिगेशन करना है कोलेस्ट्रॉल का। तो पूछ सकते हैं ड्यूरिंग, ये हो सकता है कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन शुड बी डन आफ्टर हीलिंग ऑफ स्टोमा आफ्टर 7 डेज, ये क्लाइंट हो एबल हो सिट। अब पूछे कि पोजीशन क्या देनी है कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन की, तो सिटिंग अपराइट पोजीशन देनी है। तो डेफिनेटली आपने अपराइट पोजीशन देनी है, क्योंकि हील आपने देखना ही क्या है कि क्लाइंट बैठ पाए। अगर बैठ पा रहा है तो वो पोजीशन ही क्या है, अपराइट पोजीशन। अगर पूछ ले कि पोजीशन की बात करें इरिगेशन की, तो पोजीशन आपने कौन सी देनी है, अपराइट पोजीशन देनी है। अपराइट पोजीशन या सिटिंग पोजीशन भी बोल सकते हैं। अगर अपराइट आए तो पहला क्या आएगा, अपराइट पोजीशन। बात सेम है, पर अपराइट को अपन क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे, ये टर्म जो है अपराइट। तो ये होगी इसके कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन का, आपने मेनली इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। तो उससे क्या होता है, आपने क्या स्टोमा के हीलिंग का पूछ सकता है कि क्यों वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग डेज जो होते हैं स्टोमा जब हील हो रहा होता है तो चांसेस रप्चर बढ़ जाते हैं, चांसेस रप्चर बढ़ जाएंगे, इसलिए हम उसको टाइम देंगे हीलिंग के लिए। वो टाइम कितना होता है, 7 डेज, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे ही मेनली एग्जाम्स में आते हैं। सॉल्यूशंस का आता है एग्जाम में, IB स्टैंड की आजकल जो है 12 इंचेस, ये साइड भी पूछ रहा है। टाइम जो स्टोमा हीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर सॉल्यूशंस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और अपराइट पोजीशन मेनली जो सिटिंग पोजीशन है, काफी एग्जाम में अगर आपको कोई भी पोजीशन नहीं आ रही, फाउंडेशन के अंदर कोई पोजीशन नहीं आ रही, तो मेनली ध्यान रखना एटलीस्ट पोजीशन जो मेनली मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है अपराइट पोजीशन होती है, जब भी आप चीजें इरिगेट करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको क्लीन करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सो गाइस, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है, अगर कुछ भी आप फीडबैक देना चाहते हो, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर दिया करो। कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो, ये आने वाली सीरीज भी, जितनी भी सीरीज मैं चला रखा हूँ, जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आपको समझ में आ रही है, साथ साथ आप चीजें नोट्स बना रहे हो, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ये आपको यहाँ तक कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन का भी मैंने बताया। नेक्स्ट आगे अपन करते हैं कि कितना इंसर्ट जो कैथेटर जो इंसेक्शन करते हैं, 3 to 4 इंच इंसर्ट करते हैं अपन सक्शन कैथेटर इन कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन। बात करें कि सक्शन कैथेटर कितना इंसर्शन करना वाले हैं अपन, तो सक्शन कैथेटर को इंसर्ट, सक्शन कैथेटर कितना इंसर्ट करने वाले हैं पूछे, तो उसका क्या होगा, सक्शन कैथेटर इंसर्ट कितना करेंगे अपन, 3 to 4 इंच। तो 3 to 4 इंच जो है सक्शन कैथेटर अपन इंसर्ट करेंगे। अब ना पूछेगा नर्स शुड नॉट इंसर्ट सक्शन कैथेटर कितना, किससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो मेनली जो मैक्सिमम लास्ट जो होता है, हमेशा लास्ट है, उससे ही ज्यादा नहीं करते। तो नॉट मोर देन 4 इंच, तो 4 इंच से ज्यादा क्या है सक्शन कैथेटर अपन रिड्यूस नहीं करते अंदर। तो उससे क्या हो जाएगा, अगर ज्यादा कर देंगे तो म्यूकोजल इरिटेशन हो जाएगा और चांसेस ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाएंगे। ये क्या हो सकता है, अगर 4 इंच से ज्यादा करते हैं तो म्यूकोजल ब्लीडिंग हो जाएगा, चांसेस ऑफ
चांसेस ऑफ ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे अगर आपने 4 इंच से ज्यादा कर दिया। तो ये आपको ध्यान है, सक्शन कैथेटर कितना बोलेगा, 3 to 4 इंच करना है, नॉट मोर देन 4 इंच करना है। काफी इंपॉर्टेंट है। सक्शन कैथेटर इंसर्शन का पूछेगा, फ्रीक्वेंसी पूछेगा कि कितनी आपने इरिगेशन जो करनी है, मेनली कितनी करनी है। तो अपन याद रखना, अब पूछेगा फ्रीक्वेंसी की कितना टाइम कर सकते हैं, इरिगेशन तो कर रहे हैं अपन, कि कितने टाइम कर सकते हैं, दिन में कितने टाइम कर सकते हैं, ये मुझे बताओ। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे कितने टाइम करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, 2 से 3 दिन, 2 से 3 बार कर लो, 2 to 3 टाइम्स कर लो। पूछो एक बताओ मुझे, 2 से 3 नहीं, मुझे नहीं पता, एक बताओ। एग्जामिनर एक चीज पूछता है, 4 ऑप्शंस में 2 ही देगा, किसी में 3 देगा, तो मैं बोलूंगा 2 बार कर लो। तो टू जो है या बीडी याद कर लो, दिन में 2 बार याद कर लो, तो 2 बीडी बाइन डे या 2 बार। तो फ्रीक्वेंसी जो आ गई, कितनी बार मैं इरिगेशन करूंगा, तो 2 बार इरिगेशन कर सकता हूँ। 2 और 3 ऑप्शन में तो 2 को मैं प्रायोरिटी दूंगा। एवरेज में अगर पूछ रहा, रेंज में पूछा तो 2 से 3। ठीक है, यहां तक आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी में कितनी बार कर रहा हूँ। अब पूछे कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द कोलोस्टोमी इरिगेशन, कि मैं कब, सबसे बेस्ट टाइम क्या है, पूछ ले कि बेस्ट टाइम क्या है। देखो अभी कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो अभी बन गए। बेस्ट टाइम क्या है इरिगेशन का, पूछता एग्जामिनर, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आप पूरी देखना, आपके मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन एग्जामिनर बनते ही बनते हैं अगर कोलोस्टोमी उठाता है तो। वो कोलोस्टोमी केयर आजकल कुछ नहीं पूछते, मेनली इरिगेशन के ऊपर बात करते हैं, हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं ये। तो पूछिए कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन, दैट विल बी योर आफ्टर 2 to 3 आवर्स ऑफ ईटिंग। हर चीज जितनी भी होती है, जब भी आप चीजें पढ़ो तो याद करो कि इसकी ऐसी और भी चीजें हैं। तो मेनली काफी चीजें उसके अंदर क्या होता है, 2 से 3 घंटे बाद ही, 2 to 3 आवर आफ्टर ईटिंग। मेनली काफी चीजों के अंदर क्या होता है, 2 से 3 घंटे ही होते हैं ईटिंग के बाद, चीजें अपन उसको देते हैं। तो 2 से 3 घंटे बाद आपने ईटिंग के क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन परफॉर्म करना है। ये आपको पता होना चाहिए बेस्ट टाइम क्या होता है उसका। अब बात करते हैं कोई कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन, इरिगेशन किया आपने, इरिगेशन फ्लश आउट किया, तो इरिगेशन की फ्लश आउट करने की सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या होगी कॉम्प्लिकेशन। किसी भी चीज को खाली कर दोगे तो वो चीज खाली तो हो जाएगी, पर साथ साथ क्या नुकसान हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रोलाइट भी उसके साथ चल जाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट भी चल जाएंगे, तो पहली क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। लॉस जिस चीज का हो रहा है वही चीज इम्बैलेंस हो जाएगी। लॉस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, पहले कॉम्प्लिकेशंस क्या आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन का बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन पूछेगा कि मोस्ट कॉमन क्या है कोलेस्ट्रॉल इरिगेशन का कॉम्प्लिकेशन, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अपन बाउल एलिमिनेशन की बात करते हैं कि बाउल का एलिमिनेशन कैसे। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ बाउल एलिमिनेशन, ये क्लियर कर देता हूँ, फिर बताता हूँ बाउल एलिमिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं अपन बाउल एलिमिनेशन। बाउल का एलिमिनेशन, एलिमिनेट मतलब निकालना। क्या प्रोडक्ट, बाउल, बाउल के अंदर जो भी है अवेलेबल। तो क्या मैं डेफिनेशन दूंगा कि एक्सपल्जन करना ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। बाउल किसको बोल रहा हूँ, जो कॉलन होती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहां से चीजों को एक्सपल्जन करना, एक्सपल्ट करना मतलब बाहर निकालना, दैट इज योर बाउल एलिमिनेशन। अब टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी में पहले मैं डेफिकेशन देखता हूं। अब देखो काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, एक साथ ही पढ़ लो। डेफिकेशन, डेफिकेशन, डेफिकेशन का मतलब क्या बताऊंगा मैं, डेफिकेशन अगर आते हो तो मैं क्या बोलूंगा कि नॉर्मल एक्ट ऑफ पासिंग द स्टूल। कि डेफिकेशन मतलब स्टूल को पास करने का नॉर्मल तरीका, दैट इज योर डेफिकेशन। डेफिकेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, डेफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग द स्टूल। तो नॉर्मल प्रोसेस है या एक्ट है स्टूल को पास करने का, दैट इज योर डेफिकेशन। तो ये आपको पता लगा डेफिकेशन। अब इसमें पूछेगा अमाउंट क्या है। अमाउंट नॉर्मली कितना होता है, 200 ग्राम होता है। अगर रेंज पूछो तो अमाउंट जो पूछूं 200 ग्राम, अगर रेंज पूछो तो 200 से 300 ग्राम, दैट इज योर रेंज। तो अगर पूछूं तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे आप, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, 200 ग्राम को। तो डेफिकेशन पहला अपना हो गया, क्या हुआ, नॉर्मल एक्ट ऑफ पासिंग स्टूल, दैट इज योर डेफिकेशन। ये आपको पता चला डेफिकेशन टर्मिनोलॉजी फर्स्ट। सेकंड बात करते हैं स्ट्रेनिंग। स्ट्रेन कर दूसरी चीज हो गई, सेकंड क्या हो गई, स्ट्रेनिंग।
स्ट्रेनिंग। सेकंड देखो आप, स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ स्टूल, दम लगा के कर रहे हो, एक्सपल्स कर रहे हो स्टूल को टू डिटेक्ट द पैरासाइट ग्रोथ ऑन द स्टूल, कैन बी सीन इन द पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेनिंग का मतलब क्या देख रहे हो, स्ट्रेनिंग का रिलेटेड देखो आप, स्ट्रेनिंग का मतलब देखो पैरासाइट से, याद रखो उसको, पैरासाइट से, पैरासाइट से याद रखो। तो स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, आप दम लगा रहे हो, दम लगा के फोर्सफुल एक्सपल्जन ऑफ द स्टूल। यहाँ क्या था, नॉर्मल एक्सपल्जन ऑफ द स्टूल, दैट इज योर। यहाँ क्या था, फोर्स। क्या इंक्लूड इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, फोर्स हो गया। दम लगा के अगर एक्सपल्जन कर रहे हो स्टूल का, फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। कब फोर्स लग सकता है स्टूल का, फोर्स कब लग सकता है, जहां क्या हो, प्रॉब्लम किसकी हो, कॉन्स्टिपेशन की हो। ये कब होने वाली है, स्ट्रेनिंग कब होने वाली है, स्ट्रेनिंग द प्रोसेस के थ्रू स्टूल कब निकलेगा, जब आपके पास आपके क्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो। तो कॉन्स्टिपेशन के वक्त में क्या करने वाले हो, फोर्सफुल एक्सपल्स करने वाले हो। जो स्टूल होगा वहां पे भी पैरासाइट्स का क्या आएगा, पैरासाइट्स आप ग्रोथ देख सकते हो। किस केस में, स्ट्रेनिंग के केस में। दैट इज योर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज स्ट्रेनिंग। यहां क्या था, फोर्स लग रहा था। थर्ड अपन बात करते हैं इंपैक्शन। एक होता है इंपैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू से। इम्पैक्ट, इम्पैक्शन, थर्ड इज योर इम्पैक्शन। तो इम्पैक्शन का नाम आता है इनएबिलिटी टू पास आउट द स्टूल ड्यू टू लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन। इंस्पेक्शन का याद आता है इम्पैक्शन। इम्पैक्शन तो आई से याद रखो, इनएबिलिटी है ये। क्या है ये, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू पास आउट द स्टूल। इनेबल हो आप, एबल नहीं हो, काम नहीं कर, योग, इनेबल मतलब योग्य नहीं हो कि आप स्टूल को पास आउट कर पाओ। क्यों हो रहा है ये, क्यों हो सकता है ये, लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन की वजह से। रीजन क्या हो सकता है, अगर पूछे कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इन्फेक्शन, दैट इज योर लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, चीजों को याद रखो। डेफिकेशन नॉर्मल आ गया आपका, पैरासाइट वाला जो आएगा, स्ट्रेनिंग आ गया, इंफेक्शन सेम आई से, इनेबिलिटी, लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन आ गया आपका। नेक्स्ट बात करते हो एक्चुअल में कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है कि डिफिकल्टी हो रही है इन पासिंग द स्टूल ड्यू टू हार्डनेस ऑफ द फीकल मीटर। मतलब टाइट, इतना टाइट हो गया, हार्ड हो गया, उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, दैट इज योर कॉन्स्टिपेशन। फोर्थ क्या देखते हैं अपन, कॉन्स्टिपेशन। फोर्थ बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन में जो फीकल मैटर है वो हार्डनिंग हो चुकी है, हार्ड हो चुका है फीकल मैटर। कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा है, फीकल मैटर जो हार्ड हो चुका है, हार्ड हो रहा है, तो उसको डिफिकल्टी होगी पासिंग आउट करने में। यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन की वजह से आप उसको निकाल नहीं पा रहे। वहां यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन के अंदर फीकल मैटर जो होता है आपका हार्ड हो चुका है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हार्डनेस ऑफ फीकल, हार्डनेस ऑफ फीकल मैटर की वजह से क्या हो रहा है आपका, हार्डनेस ऑफ फीकल मैटर की वजह से क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, डिफिकल्टी हो रहा है, दैट इज योर कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें और इसमें अंतर पता लग गया। इसके अंदर आप क्या हो गया, निकाल पा ही नहीं रहे उसको, चाहे कैसी भी चीज हो, हार्ड हो, लिक्विड हो, आप निकाल नहीं पा रहे। पर एक्चुअल में क्या है, वो हार्ड है, क्योंकि लॉन्ग टाइम कॉन्स्टिपेशन वहां स्टक हो गया, इसकी वजह से आप निकाल नहीं पा रहे। यहाँ पे क्या हो गया, हार्ड, जो फीकल मैटर है उसकी हार्डनिंग हो गई है, हार्डनिंग हो रही है। अब निकाल तो पा रहे हो, पर क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। इसके अंदर तो निकाल ही नहीं पा रहे हो, इसके अंदर डिफिकल्टी हो रही है, तो दैट इज योर कॉन्स्टिपेशन। इसमें और इसमें डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है, यहाँ पे आप इनेबल हो, निकाल ही नहीं पा रहे, तो दैट इज योर कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन में पहले आता है प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन और सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। इसको एक बार क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं। तो देखते हैं प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन और सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। तो प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन पहले, प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन के अंदर ड्यू टू न्यूट्रिशनल कोज। अब न्यूट्रिशनल कोज हो सकते हैं, इसका मेनली क्या कोज है, न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल कोज है इसका, मतलब डाइट से रिलेटेड होगा, ये न्यूट्रिशनल कोज है प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन का। तो डाइट रिलेटेड मतलब इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, फाइबर ज्यादा नहीं ले रहे हो, मतलब लो फाइबर ले रहे हो, या लो इंटेक ऑफ वाटर।
किन किन चीजों हो सकता है मेनली आपको पता है, जो लोग आप खुद ही भी रियलाइज करते हो, अगर आप फाइबर डाइट नहीं ले रहे, लो फाइबर ले रहे हो, या फिर वाटर इनटेक आपकी लो है, वाटर इनटेक लो है या फाइबर इनटेक लो है, तो वो क्या हो गया, न्यूट्रिशनल कोज हो गया आपका, और उस न्यूट्रिशन कोज से क्या हो गया आपको, प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन किस लिए होता है, न्यूट्रिशनल कॉज की वजह से होता है, ड्यू टू लो इनटेक ऑफ फाइबर और लो इनटेक ऑफ वाटर। सेकेंडरी बात करते हैं कि सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन, आपने प्राइमरी का तो पता लग गया, अब मुझे बताओ सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन क्यों होगा। जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो वो सेकेंडरी क्यों होगा, सेकेंडरी मतलब अगर डाइट नहीं है तो क्या हो सकता है, और न्यूट्रिशन हो सकता है, सॉरी न्यूट्रिशन नहीं है तो क्या हो सकता है, डिजीज हो सकती है। कोई जब चीज छोटी नहीं हो तो दूसरी, हमेशा याद रखने का तरीका है, दो चीज अगर प्राइमरी सेकेंडरी आ रही है तो प्राइमरी उस लोकेशन से रिलेटेड होगी या फिर बेसिक चीज होगी, सेकेंडरी जब हो जाती है चीजें बड़ी हो जाती है। हर चीज का ये, आप एक चीज जब पढ़ो तो उसको रिलेट करके पढ़ो, सेकेंडरी चीजें हो रही है तो डिजीज कंडीशन से इन्वॉल्वमेंट है, डिजीज कंडीशन इन्वॉल्व हो रही है, तो क्या हो रहा है, सेकेंडरी जो होता है वो डिजीज कंडीशन रिलेटेड होता है। ठीक है, ये दैट इज योर सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या क्या है आपका, स्पास्टिक एक होता है, फिर आ जाते हैं स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। ये हो गया आपका सेकेंडरी की, कोई आपकी प्रॉब्लम हो गई हो, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो, उस तरह से आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी भी तरह की अगर बाउल के अंदर प्रॉब्लम हो रही है तो दैट इज योर डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आ रहा है आपका, उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन। एक बात होती है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर क्या होती है, इंटेस्टाइनल वॉल का जो होता है स्पाज्म हो जाता है। नेक्स्ट आपकी बात करता हूं स्पास्टिक, नाम से देखो स्पास्टिक है, कॉन्स्टिपेशन किस तरह का है, स्पास्टिक है, मतलब स्पाज्म हो रहा है। तो स्पाज्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी जो इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं, इंटेस्टाइनल वॉल्स हैं, इंटेस्टाइनल वॉल्स का क्या हो रहा है, स्पाज्म हो रहा है। तो स्पाज्म हो रहा है इसलिए क्या है, कॉन्स्टिपेशन का नाम क्या है, स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन है। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है इट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन। जब भी बात है इट्रोजेनिक की, इट्रोजेनिक का मतलब भी क्या होता है, अननोन। इट्रोजेनिक, इट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होगा, रीजन क्या होगा उसका, अननोन कोज की वजह से भी हो सकता है। इट्रोजेनिक कॉन्स्टिपेशन में जो कोज होगा क्या होगा, अननोन होगा, कि रीजन कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है वो हमें भी नहीं पता, दैट इज योर अननोन कोज की वजह से होगा। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई ड्रग हो, डॉक्टर ने कोई ड्रग दी उसकी वजह से हो सकता है, ये ड्यू टू ड्रग प्रोवाइडिंग बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, या हो सकता है मॉर्फिन की वजह से, कफ सिरप जो आप लेते हो, ओपिएट जो होते हैं, ट्रामाडोल हो सकता है, कोडीन हो सकती है, वो चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन बढ़ा देते हैं। यहाँ पे क्या आ गई, ओपियोइड्स की वजह से आ गए, आपके जितने भी मॉर्फिन्स वगैरह होती है उनकी वजह से भी हो सकता है, पर मेनली क्या है, अननोन कोज है, हमें नहीं पता, इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन, इट्रोजेनिक बोल रहे हैं इस कोज को। ठीक है, आप श्योर नहीं हो, साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से भी हो सकता है। अगर साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से होता है दैट इज योर स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल अगर होता है, अगर साइकोलॉजिकल रीजन है दैट इज योर स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। साइकोलॉजिकल कॉज का मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन साइकोलॉजिकल अगर, तो दैट इज योर रीजन क्या है उसका, स्ट्रेस। ये एग्जामिनर पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए, मेनली पूछा जाता है स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन। एक सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन भी काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका रीजन क्या है। आजकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी पूछा गया है कि स्ट्रेस इज विच टाइप ऑफ कॉज फॉर कॉन्स्टिपेशन, दैट इज योर साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ कॉज। तो ये एग्जामिनर पूछा जाता है। उसकी बात करते हैं, स्यूडो कॉन्स्टिपेशन भी होता है। स्यूडो मतलब होता है फाल्स, मैं पूछो तो स्यूडो कॉन्स्टिपेशन होता है, स्यूडो कॉन्स्टिपेशन। एक होता है स्यूडो कॉन्स्टिपेशन, स्यूडो कॉन्स्टिपेशन। स्यूडो का मतलब होता है आभासी या फॉल्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है, आभासी या फॉल्स, मतलब कॉन्स्टिपेशन है या नहीं आपको समझ नहीं आ रहा, दैट आभासी हो सकता है, दिखने में लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन क्या है, पर ये क्या है, फॉल्स टाइप का है। क्यों हो सकता है ये, आपके हो सकता है लाइफस्टाइल्स की हैबिट्स हो सकती है, इनअप्रोप्रिएट पोजीशंस हो सकती है, एनवायरमेंट चेंज हो सकती है, लेक ऑफ प्राइवेसी हो सकती है।
पूछे तो ये सब चीजें हो सकती है, पर ये क्या है, लीस्ट कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे अगर। स्ट्रेस हो सकती है, प्राइवेसी का प्रॉब्लम हो सकती है, लेग्जेटिव्स हो सकते हैं, क्रोनिक वो हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, अगर पूछे कि लीस्ट टाइप ऑफ कॉज क्या हो सकते हैं आपके, आपकी हैबिट्स हो, आपके एनवायरमेंटल चेंजेस हो, एनवायरमेंट आपका चेंज हो गया हो, हैबिट्स हो, एनवायरमेंट्स हो, प्राइवेसी हो। तो ये अगर ये रीजन ये है कॉन्स्टिपेशन का, तो ये किस कोज में आते हैं, लीस्ट कोज। लीस्ट कोज है आपके होने के कि आपको स्यूडो कॉन्स्टिपेशन क्या है, ये कारण ऐसे हैं कि चांसेस कम है आपको कॉन्स्टिपेशन इन कारणों की वजह से होना है, इसलिए इनको लीस्ट कोज में रखा हुआ है, लीस्ट कोज की कैटेगरी में रखा हुआ है स्यूडो कॉन्स्टिपेशन। दैट नेम है विच इज लाइक ए फॉल्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन है या नहीं पता नहीं चल रहा, रीजन भी नहीं पता, पर क्यों हो रहा है ये, एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकती हैं, प्राइवेसी हो सकती है, हैबिट्स हो सकती हैं। तो इस तरह के आपके क्या रीजन हो गए, इसके कॉन्स्टिपेशन के टाइप हो गए। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन हो तो गया है और उसको मैनेज कैसे करते हैं अपन। कोडिन भी याद रखना, कोडिन भी आपका रीजन है। कोडिन मैंने बताया, कोडिन किसका, एट्रोजेनिक के अंदर कोडिन जो होते हैं, मॉर्फिन्स होते हैं, ओपियोइड्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपके कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं। और वो किस सब के अंदर आएंगे, एट्रोजेनिक जो होता है, नॉन कोज नहीं है, कहते हैं पता है कि कॉन्स्टिपेशन करते हैं पर एग्जैक्ट कोज नहीं है, दैट इज योर अननोन, और वो किस में आते हैं, इट्रोजेनिक में आते हैं। तो ये आपको पता चला कि कॉन्स्टिपेशन के सारे टाइप हो गए। अब देखते हैं मैनेजमेंट किस तरह से करने वाले हैं अपन। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। मैनेजमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो किसी भी चीज को मैनेजमेंट करने से पहले मैंने हमेशा बताया उस चीज का क्या करने वाले हो, असेसमेंट करने वाले हो, पहले असेस करने वाले हो। चीजों के मैनेजमेंट से देखा जाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, तो उसको प्रॉब्लम कितनी बड़ी है तो मैं देख लूंगा असेसमेंट से, कि असेसमेंट करके कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो असेसमेंट में क्या देखता हूँ कि बाउल साउंड कैसे है, बाउल साउंड कैसे, मैंने बाउल साउंड आपको कल बताया था, मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप देखो, जो 5th नंबर की वीडियोस है उसमें मैंने बताया बाउल साउंड कैसे हैं। तो चेक बाउल साउंड आपने चेक करना है, बाउल साउंड अगर हाइपर एक्टिव होते हैं तो बाउल साउंड, तो उस वो बताते हैं आपको क्या है कि कॉन्स्टिपेशन है। हिस्ट्री कलेक्शन करना है आपने, उसके बाद ड्यू टू जो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी होती है, पेस्टलासिस वो होते हैं कम हो जाते हैं, तो पेस्टलासिस कम हो जाएंगे। मैंने बताया था हाइपर एक्टिव, अगर असेसमेंट क्या करना है आपने, बाउल साउंड आपने असेस करना है। क्या करोगे आप, बाउल साउंड असेसमेंट करोगे। बाउल साउंड आपको कैसे मिलने वाले हैं, हाइपर एक्टिव मिलने वाले हैं, हाइपो एक्टिव मिलने वाले हैं। आप चारों क्वाड्रेंट में चेक करोगे, 5 क्वाड्रेंट मैंने बताया था, 5 से कम हो तो क्या है, 5 से अगर कम होते हैं तो क्या है, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने पहले बाउल साउंड देखने कितने हाई पिच हो रहे हैं, लो पिच हो रहे हैं, सारे क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में आपने एब्डोमेन के सारे क्वाड्रेंट्स में आपने चारों क्वाड्रेंट में चेक करके देखते हैं, हाइपर एक्टिव मिलते हैं तो आपको क्या हो गया, पता चल गया कि यार हाँ कॉन्स्टिपेशन है। यहाँ पे हिस्ट्री कलेक्शन आपने किया, वहां पे आपको पता चल गया। उसके बाद आपने क्या कर लिया, ये आपने कर लिया। फिर आप अगर इस तरह डाइट की मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हो, डाइट की मॉडिफिकेशन। जो रीजन था उसी को आप खत्म कर दो। रीजन क्या था, लो फाइबर डाइट, वाटर इनटेक लो, तो आपने क्या करा, डाइट मॉडिफिकेशन के अंदर क्या डाइट दे दी, हाई फाइबर, हाई फाइबर डाइट क्या दे दी, जो क्या हो गया एक तरह से डाइटरी मॉडिफिकेशन हो गया उसका मैनेजमेंट का, जिससे क्या हुआ, कॉन्स्टिपेशन भी रिजॉल्व हो गया। उसके बाद प्राइवेसी दे दो पेशेंट्स को, प्राइवेसी की वजह से क्या हो रहा था, स्यूडो कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, तो आपने क्या कर दी, प्राइवेसी भी दे दी, जिससे क्या हो गया, प्राइवेसी दे दी तो जो स्यूडो कॉन्स्टिपेशन है वो भी रिलीफ हो गया। अप्रोप्रिएट पोजीशंस भी दे दी, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट पोजीशन। अब मैं पूछूं कि पोजीशन कौन से दूंगा, पेशेंट इफ पेशेंट इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन विच प्रायोरिटी पोजीशन would be given to the patient, तो that is your squatting position। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। पोजीशंस की बात करूं तो पोजीशन बेस्ट कौन सी रहेगी, बेस्ट पोजीशन फॉर कॉन्स्टिपेशन इफ क्लाइंट इज हैविंग कॉन्स्टिपेशन, दैट इज योर स्क्वेटिंग पोजीशन। जिस तरह से बैठते हैं अपन, जिस तरह से बैठते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन, स्क्वेटिंग पोजीशन। तो ये आपकी क्या होगी, मोस्ट कॉमन पोजीशन फॉर कॉन्स्टिपेशन, बेस्ट पोजीशन फॉर कॉन्स्टिपेशन, ये जो स्क्वेटिंग पोजीशंस। तो ये क्या होगा, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगी, उसकी वजह से इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा तो रिजॉल्व हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन, आपका स्टूल बाहर निकल जाएगा। तो एडवांटेज पूछूं मैं तो हेल्प इन द पास आउट ऑफ द स्टूल बाय इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर। तो और फिर उसके बाद क्या करोगे आप, ये चीजें आपने कर दी तो क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे,
पेशेंट के अंदर एक्टिविटी बढ़ा दोगे, पेशेंट के अंदर एक्टिविटी बढ़ा दी। एम्बुलेशन पेशेंट को बोल दो, एम्बुलेशन मतलब चलता फिरता रहे पेशेंट। तो इस तरह से आप क्या करोगे, पेशेंट को बोलोगे। अब पेशेंट इमोबिलिटी के कारण अगर हो रहा है तो आपने क्या, रीजन क्या होता है इमोबिलिटी के कारण हो रहा है, तो आपने क्या हो रहा है, एक्टिविटी के ऊपर प्रेशर रहना है, एक्टिविटी, एम्बुलेशन। तो ये चीजें प्रमोट करनी है जिससे क्या हो, मूवमेंट हो। तो एक्टिविटी, एम्बुलेशन हर सर्जरी के बाद में हो, या फिर अगर कॉन्स्टिपेशन जहाँ पे हो वहाँ पे चांसेस, वहाँ पे क्या करना है आपने, एक्टिविटी और एम्बुलेशन को प्रमोट करना है। उसके बाद एक क्रेड मैनुअल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या करते हैं अपन, एब्डोमिनल मसाज करते हैं फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिस मैंने ये काफी पहले भी बताया है कि जिसमें क्या क्रेड मैनुअल के अंदर क्या करते हैं अपन, एब्डोमिनल मसाज करते हैं। पोजीशन याद रखना, क्रेड मैनुअल काफी इंपॉर्टेंट है। क्रेड मैनुअर, मैनुअर मतलब तरीका, मैनुअर। क्रेड मैनुअर के अंदर क्या होता है, मसाज होती है, मसाज करते हैं अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एब्डोमिनल मसाज कर रहे हैं अपन अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्रेड मैनुअर काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो जिससे भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है। क्रेड मैनुअर आपने किया, उसके बाद एक होता है वल्सल्वा मैनुअर। वल्सल्वा मैनुअर में क्या होता है, फोर्सफुल इंसर्शन होता है फिंगर का इन द रेक्टम। तो आपने याद है कि वल्सल्वा जो होता है, वल्सल्वा मैनुअर होता है, फोर्सफुल इंसर्शन होता है फिंगर इन द रेक्टम। ये हो गया क्रेड मैनुअर हो गया। एक नेक्स्ट आता है वल्सल्वा, वल्सल्वा मैनुअर। ये भी एक मैनुअर है। इसके अंदर क्या होता है, फोर्सफुल इंडक्शन जो फिंगर का होता है, इंसर्शन होता है रेक्टम के अंदर, जिससे भी कॉन्स्टिपेशन जो होता है रिजॉल्व हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दो चीजें, एक तो क्रेड मैनुअर आपका हुआ और एक वल्सल्वा मैनुअर, जिसके अंदर जो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिजॉल्व करते हैं। वल्सल्वा मैनुअर के अंदर क्या करना है, फोर्सफुल इंसर्शन करता है फिंगर का रेक्टम के अंदर। पर याद रखना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किसके अंदर, पेशेंट के अंदर क्या रहेगा। वल्सल्वा मैनुअर की बात करें तो वल्सल्वा मैनुअर में फिंगर इंसर्शन करते हैं, वन फिंगर इंसर्ट करते हैं रेक्टम के अंदर, वन फिंगर इनटू रेक्टम के अंदर, वन फिंगर इनटू रेक्टम के अंदर। किसके अंदर कर रहे हैं, याद रखना, क्रेड मैनुअर वल्सल्वा के अंदर। क्रेड के अंदर मसाज करते हैं अपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वल्सल्वा मैनुअर के अंदर वन फिंगर इंसर्शन करते हैं रेक्टम के अंदर। पर ये किसके अंदर, रेक्टम में इंसर्ट कर रहे हो। ये हमेशा याद रखना, जब भी आप रेक्टम के अंदर करते हैं तो वेगल स्टिमुलेशन हो जाता है। वेगल स्टिमुलेशन होता है, हार्ट को स्लो कर देगा, तो क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट के अंदर नहीं करोगे जिन पेशेंट के अंदर ऑलरेडी ब्रेडिकार्डिया या हार्ट की डिजीज कंडीशन है, तो हार्ट वाली कंडीशन उसके अंदर वल्सल्वा मैनुअर अवॉइड करोगे। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। ये सारे जो हो गए उसके मैनेजमेंट हो गए कॉन्स्टिपेशंस के, काफी इंपॉर्टेंट है। स्क्वेटिंग पोजीशंस आप पहले ही देते हो, अगर पूछे उसके बाद नीचे पोजीशन भी दे देते हो, पर मेनली जो स्क्वेटिंग पोजीशंस क्या होगी, सबसे बेस्ट होगी। ये आपने ध्यान रखने वाले हैं बातें। तो उससे क्या होगा, ये डाइट मॉडिफिकेशंस भी याद रखो कि डाइट मॉडिफिकेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हाई फाइबर डाइट देते हो, जिससे क्या होता है, बल्क ऑफ स्टूल आ जाता है, एब्डोमिनल का प्रेशर बढ़ जाता है, तो जिससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व हो जाएगा। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो। ये अपना टॉपिक कोलोस्टोमी का जो कंप्लीट हो चुका है 6 क्लासेस में। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं एनीमा की। ऑलरेडी मैंने एनीमा पे वीडियोस बनाई हुई है, पर हाँ डेफिनेटली अपन सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, चैनल को आप सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के जरिए। चैनल्स के जब आप वीडियोस देखते हैं उसके नीचे अवेलेबल है लाइक शेयर सब्सक्राइब के पास में ही सुपर थैंक्स ऑल्सो अवेलेबल। वहाँ पे जाके आप सुपर थैंक्स के जरिए मुझे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि वीडियोस जो हैं आगे वाली कंटिन्यू रहते रहें। उसके साथ ही आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पढ़ाने का तरीका समझ में आया। अभी तक जितने भी एफर्ट जो है, अगर आपको वर्थ इनफ लग रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आपको नोट्स बनाने का तरीका समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।